Bismillahirrahmanirrahim. Today there is a lecture on food allergies. फूड एलर्जी को समझने से पहले ये जानते हैं कि ये एलर्जी क्या होता है। और एलर्जीज में प्रॉपर जाने से पहले ये देखते हैं कि ये एंटीजन क्या होता है, ये एंटीबॉडी क्या होता है और ये एलर्जन क्या होता है। ब्रीफली ये सब्जेक्ट है इम्यूनोलॉजी के। इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये एंटीजन, एलर्जन और एंटीबॉडी, इसको प्रॉपर डिटेल समझना, इस पे हमारे लेक्चर्स भी मौजूद हैं। इम्यूनोलॉजी में हम प्रॉपर हमारा डिटेल मौजूद है, लेकिन यहाँ अपना पॉइंट क्लियर करने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने लेक्चर प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेस हमने डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट हमने डेवलप करना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये एंटीजन क्या होता है। उसके बाद देखते हैं कि एंटीबॉडी क्या होता है। उसके बाद देखते हैं कि ये एलर्जन क्या होता है। एंटीजन एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, लाइक बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स होते हैं। लाइक हम फॉर इंस्टेंस लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को, मुंह के अंदर, माउथ के अंदर जब वो इन्फेक्शन करता है तो वो रिलीज करता है टॉक्सिन। वो टॉक्सिन्स जो होती हैं, ये दांत का जो एनिमल होता है, ये उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसके नतीजे में दांत के अंदर जो होता है वो कहते हैं कीड़ा यानी कैविटीज बढ़ती हैं। जो बीडीएस डॉक्टर्स जो फिलिंग करते हैं, जो इमल्जन उसका नाम है, उस मादे का, जिसके जरिए वो फिलिंग करते हैं टीथ कैविटीज़ में, अब ये टॉक्सिन उस पर नहीं काम करता, उसको नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता। ह्यूमन जो एनिमल होता है, दांत के ऊपर जो चढ़ा हुआ होता है, उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। अब एंटीजन कोई भी बैक्टीरिया, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया का कोई टॉक्सिन, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एंजाइम जो स्टिमुलेट कर दे इम्यून रिस्पांस को, इन अदर वर्ड्स जो स्टिमुलेट कर दे कोई भी सब्सटेंस, कोई भी टॉक्सिन, कोई भी एंजाइम, प्रोटीन होता है ना एंजाइम, जो स्टिमुलेट कर दे इम्यून रिस्पांस को, स्टिमुलेट कर दे एंटीबॉडी को, एंटीबॉडीज को, वो क्या कहलाता है? एंटीजन कहलाता है, इन सिंपल वर्ड्स। अब इसके बाद ये एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी देखिए, एंटीबॉडी हमारे जिस्म के अंदर जो होते हैं, ये बेसिकली दिफाई प्रोटीन होते हैं। जिसको आईजी से जाहिर करते हैं, इम्यूनो ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या है? ये कैरियर प्रोटीन है। इम्यूनो मतलब दिफाई प्रोटीन।
इम्यूनो मतलब दिफा, ग्लोबिन मतलब कैरियर ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है कि नहीं होता? आयरन ग्लोबिन आपस में हीमोग्लोबिन व एच भी बनाते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन यानी दिफाई प्रोटीन, राइट। अब टाइप्स थोड़ा सा, इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं ये जिस्म में बॉडी के अंदर होते हैं कितने टाइप्स के? IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। एलर्जीज के अंदर जब कभी भी एलर्जी होती है, एलर्जी क्या होती है ये हमने अभी पढ़ना है। IgE ये प्रोटीन, ये दिफाई प्रोटीन बनता है। अब इसके बाद जो पॉइंट है समझने का वो है कि ये एलर्जन क्या होता है। एलर्जन क्या होता है? मैं एलर्जन को एक्सप्लेन करने से पहले ये चाहूंगा कि अगर हॉल में किसी का कोई एलर्जन के बारे में कोई कंसेप्ट हो तो वो हमसे शेयर कर दें। जी, क्या है एलर्जन? एलर्जन क्या होता है? एनीवन? हर वो चीज जो एंटीबॉडी को जी। तो डॉक्टर जमशेद का ये कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सब्सटेंस जो स्टिमुलेट कर दे इम्यून रिस्पॉन्स को तो वो एलर्जन कहलाता है। सिंपल वर्ड्स में हम एलर्जन को समझना चाहें, सिंपल वर्ड्स में, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एलर्जी काजिंग सब्सटेंस, एलर्जी काजिंग सब्सटेंस। अब इसके बाद एलर्जी क्या होता है? आज के लेक्चर में जो फर्स्ट पार्ट हमारा जा रहा है एलर्जी का, इसमें हमने क्या समझना है? इसमें हमने देखना है कि एलर्जी क्या होता है, मैकेनिज्म अंदर क्या होता है, एलर्जी के दौरान जो इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, कंफ्यूज होता है ना वो, तो वो अंदर मैकेनिज्म क्या होता है, मास्ट सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेडिकाइनिन या हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होता है, और वो क्या वजूहात, वो क्या मैकेनिज्म है जिसके नतीजे में एलर्जी के सिम्टम्स जिस्म पे पैदा होती हैं। ये पॉइंट हमने ये समझना है। उसके बाद हमने कॉजेज समझनी है कि एलर्जी की कॉजेज क्या है। उसके बाद हमने क्लिनिकल फीचर्स के क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है ये हमने समझना है। उसके बाद हमने टाइप्स समझनी है एलर्जी की कि कितनी टाइप्स हैं एलर्जी की। और उसके बाद हमने ये समझना है कि हमने डायग्नोसिस कैसे करना है, हमने कौन से टेस्ट लिख के देने हैं और हमने कैसे उनको इंटरप्रेट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। और उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट जो होगा वो होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स का, होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स का होगा कि हमने एलर्जी का इलाज कैसे करना है। एलर्जी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ कि फूड एलर्जी है या कोई भी एलर्जी है, ये होता क्या है? एलर्जी अकर्स व्हेन अ पर्सन रिएक्ट टू सब्सटेंसेस that are harmless to most people। एलर्जी जो होता है ये जब कोई भी बंदा का दिफाई निज़ाम रिएक्ट करता है उन मादों को जो नॉर्मली जो और लोग होते हैं, मेजॉरिटी लोग के लिए वो हार्मफुल नहीं होते, जो अक्सरियत लोगों की होती है उनके लिए वो नुकसानदेह नहीं होते। मतलब वो इंसान दुश्मन सब्सटेंसेस नहीं होते,
अक्सर औकात इंसान दो सब्सटेंसेस जो होते हैं, लाइक जो मोस्ट कॉमन हमें एलर्जीज मिलती हैं, मिल्क एलर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है हमें, वीट एलर्जी मिलती है जिसको कहते हैं वीट एलर्जी में, वीट एलर्जी को मेडिकल की दुनिया में सीलिएक डिजीज के नाम से जानते हैं, जिसका होम्योपैथी के अलावा किसी वे ऑफ ट्रीटमेंट के पास ट्रीटमेंट नहीं है। उसके अंदर क्या पैथोलॉजीज होती हैं, क्या होता है, ये हमने थेराप्यूटिक्स में आपको प्रॉपर समझाना है। तो बात हो रही थी एलर्जी की कि मतलब गंदम है, गंदम इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो कंफ्यूज हो गया ना, उसको दुश्मन रिकॉग्नाइज करके ना उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एलर्जी। क्लियर? दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज एलर्जेंस। अब ये सब्सटेंसेस जो होती हैं जो एलर्जी पैदा करती हैं, अब इनको क्या कहते हैं? इन्हीं को एलर्जन कहते हैं, यानी एलर्जी पैदा करने वाले मादे इज नोन एज एलर्जेंस। देखिए इसके नाम के अंदर हम देखते हैं एलर्जेंस, एलर्जी पैदा करने वाले मादे। लेकिन यहां यह बात जरूरी है कि जो हार्मलेस हो और लोगों के लिए, जो और लोगों के लिए हार्मलेस, अब किसी बैक्टीरिया के खिलाफ कोई एंटीबॉडी बनता है तो ये एलर्जी नहीं होगी, ये फिजियोलॉजिकल है, ये इम्यून सिस्टम का काम है, इम्यून सिस्टम ने ये करना है। अब जो हार्मलेस होती हैं और लोगों के लिए, कोई बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता, उसके खिलाफ जैसे एंटीबॉडी बनाते तो कंफ्यूज होकर ना उसके खिलाफ बनाता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एलर्जी। आप जिस किसी भी, मतलब कोई वीट एलर्जी होती है, किसी को कॉस्मेटिक एलर्जी होती है, किसी को वो जो हेयर कलरिंग सब्सटेंस होते हैं उससे एलर्जी होती है, किसी को कोई टीका एलर्जी करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ने बहुत सारे लोगों को मारा, पेनिसिलिन ने बहुत सारे, कंबेटिक ने बहुत सारे लोग, कंबेटिक आज बैन है, आज दुनिया में नहीं है, पेनिडिवर ने बहुत सारे 10 लाख ने, एटीएस ने बहुत सारे लोगों को मारा। अब ये मिस्टेकनली आपका इम्यून सिस्टम उसको दुश्मन रिकॉग्नाइज करके उसके खिलाफ रिएक्ट करता है, इसको कहते हैं एलर्जी। एम आई क्लियर? एलर्जेंस आर फाउंड इन डस्ट, माइट्स, पेट्स, पोलन, इंसेक्ट्स, ticks, foods and some medicines as we discussed. Am I clear? एलर्जी समझ गए हैं कि एलर्जी क्या होता है? हाँ, मैकेनिज्म क्या होता है, मतलब इतना तो आप समझ गए ना। कंक्लूड करते हैं अगेन कि एलर्जी किस चीज़ को कहते हैं? जब किसी का इम्यून सिस्टम किसी ऐसे सब्सटेंस के खिलाफ जो इंसान दुश्मन ना हो, जो हार्मलेस हो, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, उसको कहते हैं एलर्जी। अब अंदर मैकेनिज्म क्या होता है? होता ऐसे है कि जब एलर्जन यानी एलर्जी काजिंग सब्सटेंसेस लाइक पोलन, अब वो एंटर होता है बॉडी में, जब वो बॉडी में एंटर होता है पोलन थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रिगर करता है ये एंटीबॉडीज को। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई, दिफाई प्रोटीन ई, ये बॉडी प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन बॉडी IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन, दिफाई प्रोटीन ई, ये 4th नंबर, ये प्रोड्यूस करता है। अब ये एंटीबॉडी जो होता है ये अटैच होता है, अपने आप को अटैच करता है टू मास्ट सेल्स। फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी में जो चैप्टर है टिश्यू वाला, जिसमें सब जो यूनिट है मस्कुलर टिश्यू, वहां हमने आपको मास्ट सेल्स समझाए थे। यहां मास्ट सेल्स को थोड़ा बना के ना समझते हैं कि एलर्जी का मैकेनिज्म क्या है। यह है मास्ट सेल, लेट्स सब फॉर इंस्टेंस ये है मास्ट सेल। अब इसके ऊपर ऐसे एक पिन लगा हुआ होता है, सारा ग्रेनेड नहीं होता, ऐसे पिन लगा हुआ है।
इसके अंदर होते हैं ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस, राइट। ये इसके अंदर होते हैं, ये सब्सटेंसेस मास्ट सेल्स के अंदर होते हैं, राइट। अब होता क्या है, एलर्जन बॉडी के अंदर दाखिल होता है। अब एलर्जन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। अब ये बॉडी के अंदर एंटर होता है, एंटीबॉडी ट्रिगर होता है, IgA बनता है, IgE, ये अटैच होता है इधर रिसेप्टर के साथ। 12 पास भी होते हैं, 7 पास भी होते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर के साथ IgG अटैच होता है, ये इसका डोमेन है, ये इनर या आउटर, राइट। पोलन दाखिल होता है, कोई भी एलर्जन दाखिल होता है, बॉडी के अंदर एंटर होता है। अब होता क्या है, जब ये बॉडी के अंदर एंटर होता है, ये एंटीबॉडीज को ट्रिगर कर देता है। अब IgE बनता है, IgE एंटीबॉडी अटैच होता है, अपने आप को अटैच करता है मास्ट सेल के साथ, उसके रिसेप्टर के साथ। अब ये मास्ट सेल के साथ होता है अटैच, तो क्या होता है, अब मास्ट सेल्स के साथ ये अटैच होता है, तो इससे ये पिन निकल जाता है, राइट। जब ये पिन निकलता है तो ये हिस्टामिन वगैरह सारे बाहर आ जाते हैं। हिस्टामिन ब्रेडिकाइन ब्लड के अंदर आ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं। एम आई क्लियर? ब्रेडिकाइनिन वगैरह सारे आ जाते हैं किधर, तो इन द रिजल्ट क्या होता है, इन द रिजल्ट होता है इन्फ्लेमेटरी जो रिस्पांस होता है बॉडी का, इन्फ्लेमेटरी वो एक्टिवेट होता है। अब उधर होते हैं 20 प्रोटीन होते हैं। हाउ मेनी? 20 प्रोटीन्स होती हैं वहां। अब वो सारी एक्टिवेट होती है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस शुरू हो जाता है। तो रेडनेस, स्वेलिंग, हॉटनेस, लॉस ऑफ फंक्शन, अर्टिकेरिया, इचिंग, किसी का दम भी घुटता है हिस्टामिन का लेवल जब बहुत ज्यादा होता है तो। एम आई क्लियर? अब यही रिएक्शन यहां मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताना चाहता हूं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर एस्टोटाइफिन जो एलोपैथिक की दवाइयां हैं, केटोटाइफिन जो उनका एंटीहिस्टामिन है, जो उनका डेल्टा कार्टेल है, जो उनका लॉन्ग एक्टिंग एंटीएलर्जिक्स हैं, लोराटाडीन, डिसलोराटाडीन, उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको ये कंप्लीट कर दूं। तो अब ये सिमिलर रिएक्शन जो होता है कि आकर टू सम फूड, ताकि हम अपने टॉपिक के साथ कनेक्ट हों, ठीक। जो हमने आपको बताया कि कोई भी एलर्जन लाइक फूड बॉडी के अंदर इंटर होता है। बॉडी के अंदर इंटर होने के बाद एंटीबॉडी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रिगर होते हैं। एंटीबॉडी बनता है IgE जाके मास्ट सेल क्या रिसेप्टर जो होता है उसका अटैच होता है, जिसके नतीजे में उससे पिन निकलता है। उसके अंदर जो मादे होते हैं ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन, वो निकलते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। और जब वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो वो इन्फ्लेमेशन इन रेडनेस और स्वेलिंग प्रोड्यूस कर देते हैं बॉडी के ऊपर, और जो सिम्टम्स मैंने आपको बताई। अब यही रिएक्शन, ठीक है, अब यही सारा रिएक्शन ये क्या कहलाता है, फूड एलर्जी। मतलब किसी को एप्पल एलर्जी होती है, किसी को जो होती है ना अमरूद से एलर्जी होती है, किसी को गंदम से एलर्जी होती है, सीलिएक डिजीज, राइट। इसको कहते हैं फूड एलर्जी। क्या कहते हैं? फूड एलर्जी। हाउएवर इफ दे डू नॉट इन्वॉल्व द इम्यून सिस्टम दे आर नोन एज एडवर्स रिएक्शन। अब यहां आपने एक डीडी करना है। अब कोई भी बंदा कोई खुराक खाता है और उसका इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है, लेकिन इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता। अब उसको उस दवाई का पॉइजनिंग कहते हैं, उस खुराक का पॉइजनिंग कहते हैं।
उस खुराक का एडवर्स इफेक्ट कहते हैं। सर गैस्ट्रोएंटराइटिस में होता है, वहाँ भी तो इन्फ्लेमेशन होती है, मैदे और आंतों की, बंदे को दस्त और उल्टियाँ लग जाते हैं। अब उसको आपने वो नहीं कंसिडर करना कि ये फूड एलर्जी है, वो फूड पॉइजनिंग है, राइट। तो ये आपने डिफरेंशिएट ज़रूर करना है। आपको कैसे आपने डिफरेंशिएट करना है, आप देखें, आप उसके टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के ज़रिए आपने एक्सक्लूड करना होता है। यही सारी सिम्टम्स जो एलर्जी में होती है, ये सारी सिम्टम्स होंगी, लेकिन इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, IgE इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं होता, और ना वो, जब वो नहीं होगा तो ये सारा प्रोसेस नहीं होगा। मतलब जब दिफाई प्रोटीन E अगर नहीं बनता तो सारा प्रोसेस नहीं होगा। मतलब जब ये नहीं बनेगा तो मास सेल्स का जो रिसेप्टर है इसका ये अटैच नहीं होगा, जब ये अटैच नहीं होगा तो उससे पिन नहीं निकलेगा, जब पिन नहीं निकलेगा तो हिस्टामिन स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस और रेडिकाइनिन मास सेल के अंदर ही रहेगा, ब्लड स्ट्रीम में नहीं आएगा। तो वहाँ आपने ये देखना होता है कि अगर ये सारी सिम्टम है और इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व है तो एलर्जी, यही सारी सिम्टम्स हैं इन्फ्लेमेटरी, और इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फूड। एम आई क्लियर? अब ये एलर्जीज का कॉन्सेप्ट, आप एलर्जन, जो हमने एलर्जन की बात की, जो एलर्जी पैदा करने वाले सब्सटेंस की बात की, उसकी जगह फूड को ले आए तो ये फूड एलर्जी बन जाता है, राइट। और अगर आप सिंपली एलर्जन की बात करें, जनरल बात करें, तो ये एलर्जीज हैं। तो एलर्जी, बहुत सारी एलर्जीज हैं, ये पूरा एक फील्ड है। एम आई क्लियर? अब यहाँ मैंने आपसे बात की कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ कि जो एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इसके लिए जो एलर्जी बीमारी है इसको ठीक करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया। सबसे पहले उनके रिसर्चर्स ने जब ये डिस्कवर किया कि ब्लड के अंदर एलर्जी के दौरान ब्लड के अंदर हिस्टामिन ज़्यादा होता है, तो उन्होंने रिसर्च किया लेबॉरेटरीज में, और उन्होंने हिस्टामिन को किल करने के लिए दवाई बनाई जिसको नाम दिया एंटीहिस्टामिन का, जिनको नाम दिया एंटी हिस्टामिन का। लाइक सोनाफी इवेंटस का क्लोरोफेनिरामिन, और सोनाफी इवेंटस एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो एवेल के नाम से बनाती है, जो उनका रिसर्च प्रोडक्ट भी है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन बनाती है पिरिटॉन के नाम से। फिर उन्होंने क्लोरोफेनिरामिन बनाया, डिफेनाइड्रामिन बनाया, डिफेनाइड्रेनेट बनाया, जो मुख्तलिफ जो उनकी कफ एक्सपेक्ट्रेंट्स जो हैं या जो कफ सप्रेसेंट्स हैं, उनमें प्रोमेथाजीन, मतलब फाल्कोडीन और प्रोमेथाजीन, एक कफ सप्रेसेंट है फाल्कोडीन, और एक प्रोमेथाजीन उनका एंटीएलर्जिक है एंटीहिस्टामिन, जो एंटीहिस्टामिन की लेवल को कम करता है। ये दो मिक्स करके ना, ये दो दवाइयाँ मिक्स करके उन्होंने सिनकॉस दवाई बनाई। डिक्स्ट्रोमेथोफेरोन और डिफेनाइड्रामिन को मिक्स करके कोरेक्स डी बनाया, एक कफ सप्रेसेंट और एक एंटीएलर्जिक। हाइड्रालिन में उन्होंने डिफेनाइड्रामिन डाला एलर्जी के लिए। एनीहाउ, एलर्जी का ये काज डिस्कवर करने के बाद कि हिस्टामिन का लेवल होता है ज़्यादा ब्लड स्ट्रीम में, और इसी हिस्टामिन की वजह से जिस्म के अंदर एलर्जी की अलामात पैदा होती हैं, तो उन्होंने एंटीहिस्टामिन दवाई बना के वक्ती तौर पर इससे फ़ायदा लिया। लेकिन हिस्टामिन तो वक्ती तौर पर ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसका लेवल वक्ती तौर पर वो नीचे लाने में कामयाब हो गए, लेकिन मास सेल्स का जो पिन था वो यहाँ दोबारा वो फिट करने में नाकाम। तो यहाँ से मास सेल से मुसलसल कांस्टेंट हिस्टामिन रिलीज होके ब्लड स्ट्रीम में, तो ये एंटीहिस्टामिन से ब्लड स्ट्रीम में हिस्टामिन का लेवल कम करते और यहाँ से दोबारा लेवल
अप होता तो उन्होंने दवाई को, जो दवाई उनका, जिन एंटीहिस्टामिनिक दवाई का उनका पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, यानी प्लाज्मा के अंदर कॉन्सेंट्रेशन पीक जो सफिशिएंट हो, 6 घंटे बरकरार रहा तो उन्होंने TDS उसको इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया। जिस दवाई का एक्शन पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन 12 आवर रहा ब्लड के अंदर, तो उन्होंने उसको BD इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया। और जिन उनकी एंटीहिस्टामिन दवाइयों का पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन प्लीज, 24 आवर रहा तो उन्होंने उनको OD लाइक बेडाल जो बायर कंपनी का रिसर्च प्रोडक्ट है, तो उनको एक टाइम। अब वहां एक प्रॉब्लम पैदा हो गई, 2 प्रॉब्लम्स। वक्ती तौर पर बहुत खुश रिसर्चर्स, काम हो गया है, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम वहां आ गई। एक प्रॉब्लम यह आ गया कि दवाई सारी उम्र खाना पड़ती थी कि उनके मास्ट सेल जो था ये रिपेयर नहीं था, और जैसे हिस्टामिन कांस्टेंट रिलीज हो के ब्लड स्ट्रीम में आ रहा था, एक उनको ये मुश्किल दरपेश आई, राइट। दूसरा, क्लिनिकल जब ट्रायल्स आए, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट किया, जो रिनाउंड डॉक्टर्स थे मल्टीनेशनल्स को, कि ये सेडेशन करता है, ये बॉडी के सिस्टम को स्लो कर देता है और मरीज पे गनूदगी तारी होती है। तो उन्होंने रात को देना शुरू कर दिया कि जो ऑपरेटर है या ड्राइविंग करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको दिन को फिर नींद आती है। तो भी मसला 40% हल हुआ, लेकिन ड्राउजीनेस का मसला मुस्तकिल हल ना हुआ। उन्होंने और रिसर्च किया, फर्दर वर्कअप किया। फर्दर वर्कअप जब उन्होंने किया तो वो नॉन सेडेटिव जो ड्राउजीनेस नहीं करते, मतलब वो सेडेशन का मसला जो एंटीलर्जिक पैदा करते थे, गनूदगी पैदा करते थे, ये मसला हल करने में कामयाब हो गए और उन्होंने लोराटाडीन और डिसलोराटाडीन लॉन्च कर दिया मार्केट में। आप खुश ना, बहुत खुश कि मसला हल हो गया जी, अब सेडेशन नहीं होता। और उसमें फायदे है उसके कि वो डीप एक्टिंग भी था, लॉन्ग एक्टिंग, मतलब 24 आवर्स का पीक प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है, और दूसरा सेडेशन भी नहीं था। तो सेलिब्रेशंस हुई, खुशियां मनाई गई कि एक तो 3 टाइम गोली नहीं खाना पड़ता और दूसरा ड्राउजीनेस भी नहीं है। मजे हो गए ना। तो सुबह नाश्ते के बाद एक गोली रिकमेंड करते थे डॉक्टर्स। आप कुछ वक्त खुशी मिलने के बाद उनको प्रॉब्लम दरपेश हो गई और वो सोचने में मजबूर हो गए कि यार ये गोली कब तक खाएगा, कि उनकी एक गोली ऐसी नहीं है एलोपैथी में जो लीवर टॉक्सिक या किडनी टॉक्सिक ना हो। और किडनी और लीवर जो है ये वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनके बगैर जिंदगी का तसलसल बरकरार नहीं रह सकता। एम आई क्लियर? कि बंदा एलर्जी ला के ना किडनी से ही हाथ धो बैठे या लीवर से ही हाथ धो बैठे। अब वो सोचने पे मजबूर। अब उन्होंने और वर्कअप किया और रिसर्च किया उन्होंने मीटिंग किया साइंटिस्ट ने। तो ये इस बात पे ये मुत्तफिक हो गए कि क्यों ना हम इधर काम करने की बजाय इस हिस्टामिन या ब्रिडिकाइन या स्लो एक्टिव सब्सटेंस के लेवल को कम करने, या सेडेशन या नॉन सेडेटेड दवाई या लॉन्ग डीप एक्टिव काम करने से बेहतर ये कि हम इधर काम कर दें, इस पेन पे इसको रिपेयर कर दें। जब इसको हम रिपेयर करेंगे, अगर हम कामयाब हो गए इसको रिपेयर करने में, तो हम अपने रिसर्च का महवर इधर फोकस कर दें। तो जब इधर से आएगा ही नहीं तो ये तो बॉडी खुद ब खुद निकाल देगा। एम आई क्लियर? तो उन्होंने रिसर्च शुरू किया, कामयाब हो गए, केटोटाइफिन बनाया। तब मैं जब प्रैक्टिस करता था एलोपैथी, हम 45 दिन के लिए ना ज़ाफा कंपनी का एसोटाइफिन वो लिख देते थे कि भाई ये 45 हाफ टी स्पून सुबह, हाफ टी स्पून शाम। हम बड़े खुश भाई कि अब मसला हल हो गया है। लेकिन जो रूट काज था पीछे, जो रूट काज था कि इसका डिफेंस सिस्टम जो है, जिसका इम्यून सिस्टम है, अब इसको क्या हो गया है, नोबडी नोज, किसी को नहीं पता आज कि जो जीनेटिक लेवल पे, जो माइक्रो लेवल पे
जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होता है, जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, उसके ऊपर जो जीन्स होते हैं, अब उस लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जो ये जीन्स है, ये जर्रे हैं, ये जर्रे, अब इधर म्यूटेशन है, इधर म्यूटेशन है, तो ऑटो इम्यून हो गया ना। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है कि आपका दिफाई निज़ाम अपने टिश्यू के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दे। आज तक साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल रही। वाहिद वे ऑफ ट्रीटमेंट है जिसे कहते हैं होम्योपैथी, जो कर सकता है, जो करता है, जो जीन्स को, जो माइक्रो लेवल पे, जो जेनेटिक, जो जीन्स के लेवल पे, जो माइक्रो लेवल पे वाहिद स्कूल ऑफ थॉट, वाहिद स्कूल ऑफ मेडिसिन है, दिस इज नोन एज होम्योपैथी, ग्रेट होम्योपैथी, जो रिपेयर करना जानती है, जिसमें ये सलाहियत मौजूद है कि जो रिपेयर करती है। आप रिपेयर करते हैं, आप जिस सिस्टम से वाबस्ता हैं उसमें यह ताकत मौजूद है कि वो रिपेयर करता है। एम आई क्लियर? ये थोड़ी सी हिस्ट्री जो हमने आपको बताई अभी थोड़ी रहती है, ये मकसद हमारा ये था कि आप जिस सिस्टम से, हम सब सिस्टम से, जो भी सिस्टम ह्यूमंस के लिए काम करता है हम उनको सलाम करते हैं। हर सिस्टम की लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशन सिर्फ अल्लाह की नहीं है, लेकिन यहां मकसद आपका, हमने एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट को बदनाम करना या उसका बुरा नहीं कहना, हमने आपको यह बताना है कि जो आप जिस सिस्टम से वाबस्ता है, तो आप ज़हनी तौर पर मुतमईन रहें कि आप भला के सिस्टम से वाबस्ता हैं। जिस तरह एक इंजीनियर होता है ना, कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी वकील से, या वकील को ज़रूरत नहीं होती कि किसी डॉक्टर से वो मुतासर होकर सप्रेस हो जाए, क्योंकि वो अपनी जगह, या एक बॉक्सर को नहीं ज़रूरत होती मोहम्मद अली को वसीम अकरम से वो हो जाए ना, सप्रेस हो जाए। वो अपनी जगह बेहतरीन खिलाड़ी, ये अपनी जगह बेहतरीन खिलाड़ी, वो अपनी जगह बेहतरीन काम कर रहे हैं। हकीम लोग अपनी जगह बेहतरीन काम कर रहे हैं, हम अपनी जगह बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट है, ये सबसे बेहतरीन स्कूल ऑफ मेडिसिन है, सबसे बेहतरीन। अब इसके बाद जब मास स्टेबलाइजर से बात निकली, मास सेल स्टेबलाइजर्स, जो मास सेल को स्टेबलाइज करने वाला, एस्टोटाइफिन, केटोटाइफिन वगैरह, इसको कहते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। अब उनके बाद ना वो दीवार को लग गए और उन्होंने स्टेरॉइड देना शुरू कर दिया, बिटनिलॉन के नाम से, बिटनीसॉल के नाम से, सोलोकार्टिफ के नाम से, हाइड्रो के नाम से, डिकेट्रॉन के नाम से, डिक्सामेथासोन के नाम से। एम आई क्लियर? और एंटीबायोटिक, सॉरी, स्टेरॉइड्स दे देखे ना उन्होंने लोगों के मैदे जख्मी कर दिए, मरीज जिगर से हाथ धो बैठे, औरतों के चेहरे पे बाल आए, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो गया, और बोन मेरो सप्रेस हो के ना लोग एनीमिया में जाके ना उनकी जिंदगी खत्म हो गई। अब यहां आप हैं होम्योपैथ्स जो अल्लाह की मखलूक को इस दलदल से निकाल सकते हैं। ये आपका जो सिस्टम है, जो होम्योपैथ्स हैं, ये वाहिद लोग हैं जो अल्लाह की इस मखलूक को इस दलदल से निकाल सकने के सलाहियत रखते हैं। राइट? ये मैकेनिज्म के बाद वजूहात क्या होती हैं फूड एलर्जी की? फूड एलर्जीज टेंड टू रन इन फैमिलीज। फूड एलर्जी टेंड टू रन इन फैमिलीज। अब ये अक्सर ना फैमिलीज में ये होता है मौरूसी तौर पर। देखें, यहां मैं आपको एक बात बताऊं, जिन लोगों को टीबी होती है उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें एलर्जीज होती हैं। इसकी बेस में, एलर्जी की बेस में टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस में आज़म है, और एलर्जी की बेस में साइकोसिस में आज़म है। अब ये ट्यूबरकुलोसिस मायरिन पी से, जो 4 एंटीबायोटिक्स का कंपाउंड है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन से ये सप्रेस हो गया ना, ये जीन्स के लेवल पे म्यूटेशन करती है। अब ये लोग जो होते हैं ना, ये होते हैं मोर प्रोन टू डेवलप एलर्जीज। इनका इम्यून सिस्टम जो होता है ना, ये बैक्टीरिया, एसिड फास्ट बेसिलस बैक्टीरिया,
जो टीबी का बैक्टीरिया है, ये इम्यून सिस्टम को ख़राब करता है। देखें, हम तो समझ गए ना कि एलर्जी क्या होता है। एलर्जी क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है। जब इम्यून दिफाई निज़ाम ख़राब होता है तो वो जो हार्मलेस सब्सटेंसेस होती हैं उनके खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। हालांकि उनका काम नॉर्मल क्या है कि वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो जर्रासा जो नुकसानदेह सब्सटेंसेस हैं, जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगसेस हैं, इनके खिलाफ इम्यूनोग्लोबुलिन दिफाई प्रोटीन बनाए। जब उसमें खराबी पैदा होती है तो ये हार्मलेस सब्सटेंसेस के खिलाफ भी एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो आप इसके बेस में क्या है? ट्यूबरकुलोसिस मियाज़म और साइकोसिस मियाज़म। तो इस वजह से ये फैमिलीज में रन करता है, जिसकी मिसालें हम देखते हैं। है फीवर है, जिसको पोलिनियोसिस भी कहते हैं, जिसको एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। फूड एलर्जी या कोई भी एलर्जी की बेस में साइकोसिस मियाज़म होता है और ट्यूबरकुलोसिस मियाज़म होता है। इन अदर वर्ड्स, मतलब एलर्जी जो है स्क्वेयर ऑफ इस कम्प्लिकेशन ऑफ गनूरिया नाइसीरिया बैक्टीरिया है एंड एसिड फास्ट बेसिलाई माइकोबैक्टीरियम। इम्यून सिस्टम को खराब करने, इसको डिफेक्टेड करने, सिस्टम बॉडी के अंदर होते हैं ना। देखें, सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है। शाबाश है। थोड़ा आपने मेरे साथ इंटरेक्ट करना है। सेल बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है। सेल आपस में मिलकर क्या करते हैं? सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन वाले कलेक्शन, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, बॉडी, 75 ट्रिलियन सेल्स, ह्यूमन बॉडी। आप एक और सिस्टम में दिफाई निज़ाम भी है, जिस तरह नर्वस सिस्टम है, जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, स्केलेटन है, मस्कुलर है, उनमें एक इम्यून सिस्टम भी है। अब जब ये इम्यून सिस्टम खराब होता है तो इसको कहते हैं ऑटो इम्यून, तो इसको कहते हैं एलर्जी। आगे समझ। अब इस इम्यून सिस्टम की खराबी में, खराब क्यों होता है ये इम्यून सिस्टम? अब ये इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तमाम वायरसेस, तमाम बैक्टीरिया, तमाम फंगसेस जब जिस्म को, किसी भी इंसान को इन्फेक्शन करती हैं, उनको एंटीबायोटिक कराया जाता है। एंटीबायोटिक खत्म नहीं करता, उसको सप्रेस करता है। तो वक्ती तौर पर वो मरीज पे लेट हो गया ना तो सप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब जब वो सप्रेस होता है तो सेलुलर लेवल पे, जीन्स की लेवल पे म्यूटेशन पैदा होती है। अब जब जीन खराब होता है तो उसके नतीजे में आपका इम्यून सिस्टम खराब होता है, और आपका इम्यून सिस्टम खराब होता है तो कंफ्यूज हो गया ना, आपका जो इंसान दोस्त जो हार्मलेस सब्सटेंसेस होती है उनके खिलाफ में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। हालांकि उसका काम क्या है? हालांकि उसका काम यह है कि वो हार्मफुल सब्सटेंसेस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए। राइट। कंक्लूड करते कॉजेशन को। कॉजेज क्या हैं? कॉजेज, बड़ी कॉजेज दो हैं, ट्यूबरकुलोसिस और साइकोसिस। आप इसके अलावा बेतहाशा कॉजेज हैं, बेशुमार कॉजेज हैं। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जब कोई भी इन्फेक्शन करता है, कोई बंदा एंटीबैक्टीरिया, एंटीवायरल का आता है, तो जिस उसके नतीजे में वो वायरसेस, वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सप्रेस होकर ना जीन्स की लेवल पे म्यूटेशन करके ना इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। तो ऑटो इम्यून हो जाता है कि आपका इम्यून सिस्टम आपके खिलाफ ही काम करना शुरू कर देता है। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? क्या क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन है फूड एलर्जीज की? फूड एलर्जीज की क्या क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन है? फूड एलर्जी की अलामात अक्सर आप खाना खाने के बाद 2 घंटों के अंदर महसूस करते हैं। हाइव्स, इसको चपाकी भी कहते हैं, स्किन रैशेज होती हैं, एरप्शंस होती हैं, आर्टिकेरिया भी कहते हैं, नेटल रैश भी कहते हैं। ये इसका बहुत बड़ा साइन है। स्वेलिंग ऑफ लिप्स, ये होंठ सूज जाते हैं,
ये आईलेट्स सूज जाते हैं, इचिंग होती है पूरी बॉडी में, माउथ के अंदर, आंखों के अंदर, नाक के अंदर, पैलेट में, ईयर्स के अंदर, पूरा बॉडी पे, स्किन पे। गला बैठ जाता है, डिस्फेजिया होता है, डिफिकल्टी स्वालिंग में होती है, खांसी होती है, सीने से आवाज आती है, व्हीजिंग साउंड होता है, CO2 की आवाज आती है सीने से, सांस फूलता है, सफोकेशन होती है, कंप्रेशन होती है। GIT के सिम्टम्स क्या आते हैं? GIT के एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, कॉलिक, वॉमिटिंग, डायरिया, बाज़ औक़ात तो एलर्जिक रिएक्शन इतना शदीद होता है कि मरीज़ अचानक से गिर के ना बेहोश हो जाता है और विद इन नो टाइम, विद इन मिनट एक्सपायर हो जाता है। उसको कहते हैं एक्यूट एनाफिलेक्टिक शॉक। व्हाट? एक्यूट एनाफिलेक्टिक शॉक। अक्सर टीके करते हैं इसे, स्पेशली ATS। जो बंदा रोड RTA, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद या स्पोर्ट्स गेम में, ग्राउंड में जख्मी होने के बाद कोई भी खिलाड़ी टीका लगाता है ना, वो रोड वाला ATS, अक्सर औक़ात उसके क्लिनिकल रिकॉर्ड में बहुत ही ज़्यादा है एक्यूट एनाफिलेक्टिक शॉक। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर ने टीका लगाया, मरीज मर गया, वो एलर्जिक रिएक्शन होता है, लेकिन एक्यूट एनाफिलेक्टिक शॉक उसको होता है। अब वहाँ से बहुत ही मुश्किल से मरीज बंदा वापस लेके आ सकता है। तो वहाँ अल्टीमेटली वो यहाँ इंटरकॉस्टल स्पेस में हार्ट के अंदर एड्रेनालिन का टीका भी लगा देते हैं। IV में वो लगा देते हैं सालोकाटिव डिकड्रान, और यहाँ भी टीका लगा देते हैं। लेकिन वह जब एक्यूट एनाफिलेक्टिक शॉक होता है तो बड़ी मुश्किल से मरीज बचता है। तो ये हो गई ना कि इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन उसकी क्या होगी? GIT सिम्टम्स क्या होंगी, रेस्पिरेटरी सिम्टम क्या होगा, और अल्टीमेटली क्या हो सकता है? एक्यूट एनाफिलेक्टिक शॉक हो सकता है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हमने आपको बताई, GIT की सिम्टम आपको बताई, माउथ से लेके ना स्किन सिम्टम्स हमने आपके बताई। अब इनको कंक्लूड कर लें, स्किन सिम्टम्स, GIT सिम्टम्स, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स और एक्यूट एनाफिलेक्टिक शॉक। 4 पॉइंट्स में इसको याद रखें। एम आई क्लियर? टाइप्स ऑफ फूड एलर्जी। टाइप्स क्या होती हैं फूड एलर्जी की? कितनी टाइप्स हैं? यू कैन हैव एलर्जी टू एनी टाइप ऑफ फूड। आप किसी भी फूड से, आप किस्म, चाहे वो पल्सेस हैं, सीरियल्स, अजनास, ग्रेन्स, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस की बात आपने की ना, दालें, सॉरी, चाहे वो पल्सेस हैं, दालें, चाहे वो सीरियल्स हैं, अजनास, दाने, ग्रेन्स, जिसमें सीरियल्स में क्या आता है? सीरियल्स में वीट, कॉर्न, मकई, बारले, जौ, बाजरा, चावल, राइस, ये क्या है? ये ग्रेन्स हैं, सीरियल्स, अजनास। अब दूसरा नंबर देखें, क्या है फूड? पल्सेस, दालें। तीसरा क्या है? वेजिटेबल्स। चौथा क्या है? फ्रूट। पांचवा क्या है? ड्राई फ्रूट। छठा क्या है? डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध से बने अशिया, पनीर, चीज, कर्ड, मिल्क, क्रीम, बटर, मक्खन, एंड सो फोर्थ। अब उसके बाद क्या है? मीट, सी फूड है, पोल्ट्री है, छोटा गोश्त है, मोटा गोश्त है, स्पाइसेस हैं, लौंग है, दालचीनी है, टर्मरिक है, सुम्मल है, राइट? आप जो फूड एलर्जी की टाइप्स है ना, इन ग्रुप में किसी भी चीज से, मतलब ये सारी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के फायदे के लिए पैदा की ना। अब जिस्म का इम्यून सिस्टम तो बीमार है, कंफ्यूज है, अब वो इनके खिलाफ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, राइट? अब ये सारा मतलब ये कि टाइप्स में क्या है कि
कैन हैव एलर्जी टू एनी टाइप ऑफ फूड। 8 टाइप ऑफ फूड जो होते हैं, 8, कितने, 8 अकाउंट फॉर अबाउट 90% ऑफ ऑल फूड एलर्जीज। 8 ऐसे खाने हैं जिनका अकाउंट फूड एलर्जी में 90% है। 8 टाइप्स ऐसी हैं, 8 टाइप्स ऑफ फूड जिसका अकाउंट क्या है खानों में, फूड एलर्जी में 90%, फूड एलर्जी में 90%। एग्स, फिश, मिल्क, इनमें मैं आपको टॉप बताता हूं जो हमारे एक्सपीरियंस में है। ये 8 तो लिख लेना ताकि 90% आप पे कवर हो जाए फूड एलर्जी, राइट। मैंने कहा तो बेतहाशा है। 8 टॉप पे, 8 90% कवर करता है फूड एलर्जी को। एग्स, फिश, मिल्क, पीनट, पीनट जानते हैं, मूंगफली, स्पीशी ऑफ लेग्यूम्स, शेलफिश, शेलफिश जानते हैं, सी फूड है ये, जानते हैं, मैं बताता हूं। सी फूड है, सी फूड समुद्री खुराक है, समुद्री खोल वाला जानवर, लाइक झींगा है ना, लाइक केकड़ा। अब अक्सर औकात यहां ये कंफ्यूजन पाया जाता है कि ये मकरूह है। कोई मकरूह नहीं है, ये हलाल है। समंदर के अंदर सूरह नहल आयत नंबर 5, सूरह नहल आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है कि सारे समंदर जानवर हलाल हैं। कहां? सूरह नहल आयत नंबर 5, सारे समंदर जानवर अलावा जहरीले जानवर के, लाइक शार्क। Am I clear? सारे हलाल हैं। और कई जगह पे डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है, और कई जगह पे कुरान में लिखा हुआ है कि समुद्री जानवर बिलावा जहरीले के हलाल है। कोई मकरूह वकरूह नहीं है, हर किस्म की मछली हलाल है। जब हम इधर लेक्चर प्रिपेयर कर रहे थे, इधर पहुंचे तो हमने कंसल्ट किया, क्योंकि हमने समझ के आगे जाना है। हमने हाइपोथेसिस पे, ऐसी बातों पे यकीन नहीं करना। हमारे पास अथॉरिटीज मौजूद हैं, हमारे पास होम्योपैथी में भी अथॉरिटीज मौजूद हैं, आर्गेन ऑफ मेडिसिन मौजूद है, मटीरियल मेडिका प्योर मौजूद है, और हमारे पास दीन इस्लाम में कुरान पाक सुप्रीम लॉ है, अथॉरिटी मौजूद है हमारे पास। अहादीस की किताबें मौजूद हैं, 6 लाख अहादीस हैं जिनमें सही हज़ारों में। एम आई क्लियर? तो आपने तहकीक लाजमी करनी है, पढ़ना ज़रूर है, मुतालिया ज़रूरी है, वरना तो आपको लोग कंफ्यूज ही करेंगे, आपका लोग एक्सपेक्टेशन करेंगे और फिर उनका बनता भी है। क्योंकि अल्लामा इकबाल कहता है कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर की मफाजात। पूरा शेर आपको बताऊँ मैं कि तकदीर के काजी का ये फितवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर की मफाजात। ये नेचर का कानून है, जो कमज़ोर होगा वो ख़त्म होगा। डायनासोर आज दुनिया में नहीं है, आपने कमज़ोर नहीं रहना, आप कमज़ोर नहीं रहना, कमज़ोर नहीं रहना। ताकतवर आपको कुरान बनाता है, ताकतवर आपको मुतालिया बनाता है, ताकतवर आपको स्टडी 30 बुक्स पढ़ना बताती हैं, वरना तो लोग आपको डिसीव करते हैं। और ये आपका ये बनता भी है कि आप डिसीव हों, क्योंकि आप कमज़ोर रह गए। तो आपने, ये नेचर का कानून है, आपने ख़त्म ही होना है, आपकी एक्सपेक्टेशन ही होनी है। एम आई क्लियर? अब इसके बाद जो बड़ा अकाउंट है ना, जो मैं कहता हूं कि जो मैं आपको ये 8 टाइप ऑफ फूड्स बता रहा हूं जो 90% अकाउंट है फूड एलर्जी में उनका, तो इनमें मैं आपको 50 नंबर दूंगा ना, वीट को और मिल्क को। अगर इनमें टॉप 3 मैं आपको बताऊं ना, टॉप 3, एक है शेलफिश, एक है मिल्क,
अभी आपको भी रिकॉल होगा क्योंकि आप लोगों का भी एक्सपीरियंस है। और एक है वीट। वीट करते हैं सीलियक ना, यू कैन ट्रीट सीलियक, यू कैन ट्रीट परमानेंटली। तो टॉप 8 में आफ्टर डिस्कसिंग एग्स, फिश, मिल्क, पीनट, मूंगफली, शेलफिश, समुद्री जानवर, सी फूड, वीट, सोयाबीन, ये भी स्पीशी है लेग्यूम का। ट्री नट्स, दरख्त वाले नट्स। ट्री नट्स जानते हैं, द नट्स कंसिडर एज अ प्रायोरिटी एलर्जेंस, दरख्त वाले लाइक अखरोट। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ट्री नट्स क्या होते हैं, ये दूसरे देखें। अखरोट जो होता है उसका दरख्त होता है, इस वजह से उसको ट्री नट कहते हैं। जिसका दरख्त ना हो ना उनको वो ट्री नट्स में नहीं आता। एम आई क्लियर? हाँ, मतलब अखरोट, बादाम, एलमंड्स ना, वालनट्स, पिस्ता, काजू, काजू, लेग्यूम नट्स वो नट्स हैं जो दरख्त के ना हो, मसलन लोबिया, मूंगफली वगैरह। एम आई क्लियर? देखिए लोबिया जो होता है ना, अक्सर मकई, जहाँ फील्ड में जहाँ मकई होता है तो वहाँ साथ इसका भी बीज डाल दे, सीड डाल देते हैं, और वो इसके ऊपर ना इसको सहारा बना के ना, ये मकई का जो पौधा होता है तो उस पर ऐसे चढ़ता है। आप इसको कहते हैं लेग्यूम स्पीशी ऑफ नट्स, और जिसका अपना दरख्त हो उसको ट्री नट्स कहते हैं। एम आई क्लियर? तो ये 8 टाइप्स का, इनमें जो टॉप 3 हैं, ये 8 टाइप्स जो है फूड के, ये 90% इनका अकाउंट है फूड एलर्जीज में। अब इनमें टॉप 3 क्या है? एज वी डिस्कस अगेन, मिल्क, शाबाश, शेलफिश एंड वीट। डायग्नोसिस कैसे करनी है आपने? टेस्ट आर यूज टू डायग्नोज फूड एलर्जीज जो है। एडवाइज आपने करना है स्किन टेस्ट टू कंफर्म फूड एलर्जी, क्योंकि आपने क्या करना होता है डीडी, कि ये एडवर्स इफेक्ट है फूड का कि नहीं एलर्जी है। यहां आपने डिफरेंशिएट तो करना है ना, क्या करना है आपने? डीडी कहते हैं उसको। डीडी स्टैंड फॉर व्हाट? डीडी स्टैंड फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। आपने इधर फूड एलर्जी नंबर 1, नंबर 2 बमुकाबला नंबर 2 वर्सेस आपने क्या करना है? एडवर्स इफेक्ट ऑफ फूड, आपने ये करना है। इन दोनों में आपने डिफरेंशिएट करना है। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे? ठीक, तो आपने उसको टेस्ट लिख के देना है, ठीक, स्किन का। स्किन टेस्ट में क्या करते हैं मैं आपको ये बताऊं। आप लोग अक्सर देखते हैं ना, जो टीका लगाने से पहले टेस्ट डोज देते हैं, बिल्कुल इस तरह टेस्ट होता है। टीबी का टेस्ट भी ऐसे होता है, मोन्टोक्स, जिस तरह एंटीबायोटिक का टीका रिएक्शन से बचने के लिए टेस्ट करते हैं ना, वो भी बिल्कुल ऐसे होता है। पहले मैं आपको यहां से, तो पहले मैं आपको समझाता हूं। अप्लाइज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एलर्जन। एलर्जन तो हम जानते हैं ना, एलर्जी पैदा करने वाले मादे। आप एलर्जी काजिंग सब्सटेंसेस है ना, तो अप्लाई करते हैं स्मॉल अकाउंट ऑफ एलर्जन, थोड़ा सा वो एलर्जन ले लेते हैं, वो सिरिंज में भर देते हैं। मैं आपको अपनी बॉडी पे कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं। ये सिरिंज है, लेट सपोज, ठीक, थोड़ा सा एलर्जन ले लेते हैं 1 cc सिरिंज में, 1 cc सिरिंज में, जो इंसुलिन वाला सिरिंज होता है, राइट। अब वो एलर्जन तो हम जानते हैं कि एलर्जी पैदा करने वाले मादे। अब वो थोड़ा सा ले लेते हैं ऐसे भर के, जिस तरह टीका भरते हैं। अब यहाँ से थोड़ा, यहाँ से ये, अब ये जगह हम अब बैक को भी कर सकते हैं, आप इधर भी कर सकते हैं। आप इधर क्यों करते हैं? इधर रगे जो होती है ना, इधर रगे ज़्यादा होती हैं, इधर रगे थोड़ी कम होती हैं, ताकि आई भी ना लगे उसको, वरना टेस्ट नहीं, उधर रिएक्शन हो जाएगा। एम आई क्लियर? अब उसके बाद एक एहतियात, ये स्किन हम इसलिए सेलेक्ट किया, ये जगह हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि यहाँ वेसल्स, ब्लड वेसल्स कम हैं, राइट। दूसरा, फिर हम आई से देखते हैं कि वेसल्स के अंदर ना लगे। तीसरा, हम ऐसे ऐसे 2 उंगलियों से
ऐसे उठा लेते हैं स्किन को, आ रहा है नजर आप लोगों को? आप ऐसे उठा के ना, आप कोई वॉलंटियर आ जाए, आप आ जाएं। अब यहां आपने एक और ख्याल करना है, आपने स्पिरिट स्वैब या डिटोल स्वैब, एंटीसेप्टिक स्वैब नहीं इस्तेमाल करना। पता है वह है इसलिए कि अक्सर ना डिटोल या स्पिरिट से बंदे की एलर्जी होती है, तो आपको लगता है कि एलर्जी से हो गई है। ये बात ज़हन में रखना है, ठीक? ये नहीं यूज़ करना आपने। तो आप ऐसे यहाँ स्किन को सेलेक्ट किया आपने, आप ऐसे स्किन को उठा के ऐसे प्रिक करके ना अंदर इंजेक्ट कर दें एलर्जन को। कर दिया यार इंजेक्ट। अभी जब यहाँ तो आप ऐसे निकाल के ना, तो वहाँ आप ऐसे दायरा लगा देते हैं, उसके लिए कुछ टाइम देते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ रेडनेस, स्वेलिंग, हार्डनेस, ये चीज़ें आ रही या नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही, स्किन का रंग आप कंपेयर करें, आप स्किन को, अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप कंपेयर करें कि स्किन का रंग चेंज तो नहीं हो गया। सिंपल वर्ड, ये आपका टेस्ट है एलर्जी को डायग्नोज करने का। थैंक यू। ठीक, ये आपका टेस्ट है एलर्जी को चेक करने का कि ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ फूड है या। तो यहां से आपको NIH इस्लामाबाद में है, ठीक, NIH चक शहजाद में एलर्जी सेंटर है, राइट? तो वहां ये एलर्जीज होती हैं वो चेक करते हैं, राइट? टेस्ट है रास्ट, RAST, एक तो हो गया ना टेस्ट। दूसरा डायग्नोसिस में एलर्जी को डायग्नोज करने का कि ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ फूड है या एलर्जी है, ये आप मालूम करने के लिए एक टेस्ट होता है RAST, रास्ट। R फॉर रेडियो, A फॉर एलर्गो, S फॉर सॉर्बेंट टेस्ट, रेडियो एलर्जियो सॉर्बेंट टेस्ट। रेडियो एलर्जियो सॉर्बेंट टेस्ट, सॉर्बेंट एलर्जियो रेडियो टेस्ट। एम आई क्लियर? क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज होते हैं ना, जो एंटीबॉडीज होती है बॉडी के अंदर, जो एंटीजन के वजह से प्रोड्यूस हुई होती हैं, उनको मेजर करते हैं, यानी एंटी एलर्जिक एंटीबॉडीज का लेवल मालूम, IgE का लेवल मालूम करने के कितनी है। एम आई क्लियर? ठीक है जी। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच। क्लास डिसमिस।